आज हम आपको लेक्चर 18 में बतलाएंगे बिल्कुल एक अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बता रखा है कि किसी विलयन के किसी सॉल्यूशन के वैसे गुण जो केवल उनमें मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकृति पर, उन्हें अनुसंख्य गुण कहा जाता है ना। और उसके बाद ये बताते हैं कि अनुसंख्य गुणों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रमुख अनुसंख्य गुण हैं। नंबर 1 में था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। नंबर 2 में था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 में था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और नंबर 4 में यानी नंबर लास्ट में था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आज हम आपको बतलाएंगे। यानी बात कर रहे हैं नंबर डी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर डी की, यानी टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉन्सेप्ट अबाउट ऑस्मोटिक concept about osmotic pressure, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानकारी। कंसेप्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, यानी इसका हिंदी हो गया परासरण दाब के बारे में जानकारी। परासरण दाब के बारे में जानकारी, ठीक। तो ये तो परासरण दाब है, लेकिन पहले डील कर दे रहे हैं कि आखिर परासरण होता क्या है, तब ना उसके दाब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये रहा ऑस्मोसिस। देखिए, यानी टॉपिक का नाम होगा, जैसा आज हम लेक्चर 18 में टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका हिंदी हो गया परासरण दाब के बारे में जानकारी। परासरण दाब के बारे में जानकारी। तो पहले हम ये बता देते हैं आखिर परासरण होता क्या है, तब ना परासरण दाब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे अगर हम ऐसे बता भी दें परासरण दाब में कि परासरण की प्रक्रिया में उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाते हैं। तो परासरण स्पष्ट अगर नहीं रहे तो परासरण दाब भी स्पष्ट नहीं होगा। तो हम पहले परासरण के बारे में आपको बतला रहे हैं। हेडिंग है लिखा हुआ ऑस्मोसिस, इसका हिंदी हो गया परासरण। तो इसमें यही कहेंगे कि एक डायग्राम से बता देंगे, लेकिन डायग्राम के पहले स्टेटमेंट कर देते हैं, है ना, ताकि डायग्राम जब बनाए तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो फिलहाल यही कहेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस was firstly osmosis process was firstly observed by Abe Nolet in 1748. Osmosis process was firstly observed by Abe Nolet in 1748. फुल स्टॉप पैरा चेंज करके for observing this
For observing this process, he took. For observing this process, he took an inverted. He took an inverted thistle. THISTL लिखा हो. He took an inverted thistle funnel. He took an inverted thistle funnel having a semi-permeable membrane attached to its lower side, attached to its bottom भी लिख सकते हैं, attached to its bottom, full stop. Now knowledge filled this funnel with aqueous sugar solution. Now knowledge filled this funnel with aqueous sugar solution and lowered it into a beaker filled with pure water. वाटर के ब्रैकेट में लिख दिया सॉल्वेंट. Lowered it into a beaker filled with pure water. full stop. After some time he found that water started to follow from pure solvent, that is H2O. Water start to follow from pure solvent side to solution side through semi-permeable membrane. फुल स्टॉप. यानी इसमें ये पहले इसे लिख लेंगे, उस पर हम डायग्राम से स्पष्ट कर देंगे. ये बेस के लिए है. पहले अंग्रेजी में पहले बोल देते हैं. ऑस्मोसिस लिखा हुआ हेडिंग है ये. इसमें ये कहा ऑस्मोसिस प्रोसेस वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय अवे नॉलेट इन 1748.
पैरा चेंज करके लिखा हुआ, फॉर ऑब्जर्विंग दिस प्रोसेस ही टुक एन इनवर्टेड theatrical funnel having a semi-permeable membrane attached to its bottom. Now Knowlet filled this funnel with aqueous sugar solution and lowered it into a beaker filled with pure water. वाटर के ब्रैकेट में सॉल्वेंट है, फुल स्टॉप. After some time he found that water started to follow from pure solvent, that H2O side to solution side through semi-permeable membrane. फुल स्टॉप. इसका हिंदी लिख लीजिए, पहले डायग्राम स्पष्ट कर देंगे. ये ऑस्मोसिस का हिंदी हो गया पारासारण. पारासारण का भी नाम सुने होंगे या फिर किताब होगा तो घर में पढ़े होंगे, पारासारण और विसरण. हालांकि वो एक टॉप क्वेश्चन है, अगले साल के लिए संभावित क्वेश्चन होंगे. पारासारण एवं विसरण में कोई दो अंतर लिखें. तो पहले हम पारासारण बताएंगे, फिर विसरण बताएंगे, फिर अलग से हम आंसर भी कर देंगे. तो पहले इसका हिंदी लिख लीजिए. इसका हिंदी हो गया पारासारण. लैंग्वेज का हिंदी रहा, लिखिए पारासारण, पराक्रम. पारासारण पराक्रम का सबसे पहले अवलोकन. पारासारण पराक्रम का सबसे पहले अवलोकन. पारासारण पराक्रम का सबसे पहले अवलोकन. आबे आ आधा हुआ, अब पूरा हुआ यानी पे. आबे नोलेट. नोलेट पारासारण पराक्रम का सबसे पहले अवलोकन आबे नोलेट नामक वैज्ञानिक ने 1748 ईस्वी में किए. फुल स्टॉप. पाराचेंज पाराचेंज करके इस पराक्रम का अवलोकन करने के लिए, इस पराक्रम का अवलोकन करने के लिए, थोड़ा सा आकर देख लीजिए. उन्होंने उन्होंने चपटी पेंदी. टेस्टर मतलब होता है चपटा, पेंदी चपटी सतह. उन्होंने अवलोकन करने के लिए, थोड़ा सा आकर देख लिखेंगे, यानी उन्होंने चपटी पेंदी वाले एक परख नली का प्रयोग किए. उन्होंने चपटी पेंदी वाले एक परख नली का प्रयोग किए जिनके सतह से अर्ध, आधा जिसको कहते हैं, जिनके सतह से अर्ध, थोड़ा सा पारागम्य. पारागम्य पराग आधमा या, जिनके सतह से अर्ध परागम्य झिल्ली, अर्ध परागरम झिल्ली लगे थे. अर्ध परागम्य झिल्ली लगे थे. फुल स्टॉप. अब नॉलेट ने इस परख नली को, अब नॉलेट ने इस परख नली को चीनी के जलीय विलयन से भरकर, अब नॉलेट ने इस परख नली को चीनी के जलीय विलयन से भरकर शुद्ध जल से भरे बीकर में, शुद्ध जल से भरे बीकर में, शुद्ध जल से भरे बीकर में रख दिए. शुद्ध जल से भरे बीकर में रख दिए. फुल स्टॉप. कुछ समय बाद उन्होंने पाए कि, कुछ समय बाद उन्होंने पाए कि
जल के अणु जल के अणु जल के अणु शुद्ध जल जल के अणु शुद्ध जल अर्थात घोलक शुद्ध जल अर्थात घोलक के तरफ से शुद्ध जल अर्थात घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध हल्का सा परागम झिल्ली द्वारा अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन करना शुरू करते हैं। अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन करना शुरू कर देते हैं। अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन करना शुरू कर देते हैं। फुल स्टॉप। डायग्राम से इसको स्पष्ट करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ। ये परिभाषा भी अलग से कर देंगे। ये फिलहाल हम आपको ये केवल जानकारी दे रहे हैं कि नॉलेट ने किस तरीके से परासरण का अवलोकन किए थे। देखिएगा बोर्ड पे। अब इसमें ये कर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फुल स्टॉप, उसी में पराक्षय नहीं करना। In this way, level of sugar, in this way level of sugar solution in this way level of sugar solution in funnel start to increase. Full stop. This process of flow of solvent, that is H2O. This process of flow of solvent from pure solvent, that is H2O, side to this process of flow of solvent from pure solvent side to aqueous sugar solution side through aqueous sugar solution side through semi permeable membrane termed as osmosis by knowledge। याद रखना, इसको लिख लिए पहले। यानी यहां तक तो हिंदी दिखाई देती, इसका हिंदी हो गया। इस तरह परख नली में चीनी के विलयन का तल, इस तरह परख नली में
चीनी के विलयन का तल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। परख नली में चीनी के विलयन का तल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फुल स्टॉप। घोलक अर्थात जल के अणु का, घोलक अर्थात जल के अणु का शुद्ध घोलक, शुद्ध घोलक अर्थात, घोलक अर्थात जल के अणु का शुद्ध घोलक अर्थात जल के तरफ से, अर्थात जल के तरफ से चीनी के जलीय घोल के तरफ, चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा, चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की इसी प्रक्रिया को, अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की इसी प्रक्रिया को नोलेट ने परासरण कहा, नोलेट ने परासरण कहा। फुल स्टॉप। लिख लिए ना? ठीक। अब इसे देखिए, हम आपको डायग्राम से स्पष्ट कर देते हैं। स्पष्ट हो जाएगी। ये डिफिनेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। डिफिनेशन इसके बाद अलग से हम कर देंगे DEF करके, या डिफिनेशन अलग से होंगे। एग्जाम से मतलब भी होगा, लेकिन वो मतलब ये होगा, परासरण एवं विसरण से आप क्या समझते हैं, या परासरण एवं विसरण में अंतर लिखें। यानी परासरण हमेशा विसरण के साथ आएगा, तो परासरण के बाद हम आपको विसरण भी बताएंगे। फिलहाल देखिए, पहले एक डायग्राम बना देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चपटी पेंदी वाले परख नली का प्रयोग करना है। एक रफ डायग्राम हम बना दे रहे हैं। चपटी पेंदी वाली परख नली है, यही है अर्धपरागम झिल्ली। वो क्या है उसके बारे में अलग से बात करते हैं तुरंत। इसमें चीनी युक्त जलीय विलयन है। यानी ये जो चपटी पेंदी वाली परख नली आप देख रहे हैं, इसमें चीनी युक्त विलयन है। ये देखिए, ब्लैक और ब्लू दोनों कलर का इसमें बिंदु बनाया हुआ है। ब्लैक कलर वाला मान चलिए शुगर होगा, और ब्लू कलर वाला वाटर होगा, और ये शुद्ध जल से भरा बीकर है। ये है इनवर्टेड थिस्टल फनेल, इनवर्टेड थिस्टल फनेल, और ये है एक्वस शुगर सॉल्यूशन, चीनी का जलीय विलयन है ना। और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
दैट इज शॉर्ट में कह सकते हैं SPM, और ये है बीकर filled with pure वाटर। और ये जो दिख रहे हैं जल का अणु इसमें एंटर कर रहा है, ये एरो का चिन्ह बनाना है, ये एरो दिया हुआ है। यानी यही कर देंगे, दिस process of follow of solvent that is H2O towards solution side. This process of follow of solvent towards solution side through SPM, वहां से आ जाएगा, through SPM is called osmosis। ठीक, उसी हो गया। और पहले ये डायग्राम बना लीजिए, हिंदी हम अलग से डिफिनेशन कर देंगे। ये जो देख रहे हैं एरो दिया हुआ है, ये सब एरो है जो उसके गमन को दिखा रहा है। फिलहाल इन्वर्टेड क्रिस्टल फनेल का हिंदी हो गया चपटी पेंदी बाले परख नली। इन्वर्टेड क्रिस्टल फनेल का हिंदी हो गया चपटी पेंदी बाले परख नली। ये है एक्वस शुगर सॉल्यूशन, इसका हिंदी हो गया चीनी युक्त जलीय विलयन। चीनी, इसका हिंदी हो गया चीनी युक्त जलीय विलयन, और इसका हिंदी हो गया शुद्ध जल से भरे बीकर। शुद्ध जल से भरे बीकर, इसका हिंदी हो गया शुद्ध जल से भरे बीकर, और इसका हिंदी हो गया अर्ध पारागम्य झिल्ली। अर्ध पारागम्य झिल्ली, अर्ध पारागम्य झिल्ली, और इधर का हिंदी हो गया, इसका हिंदी लिख लीजिए घोलक का घोल के तरफ, घोलक का घोल के तरफ, घोलक का घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा, घोलक का घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा, घोलक का घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की यही प्रक्रिया घोलक का घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की यही प्रक्रिया परासरण कहलाते हैं। परासरण कहलाते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बस बात हो गया। ये जो डायग्राम बनेगा ना, ये डेटिज करके बन जाएंगे I.E और बाकी डायग्राम। बाकी तो हिंदी अंग्रेजी लिखा हुआ था ही पहले लैंग्वेज, और ये रहा। आप ध्यान से देखिएगा कैसे क्या है, जो समझा देते हैं। यानी मैंने कहा कि परासरण के बारे में सबसे पहले जानकारी, परासरण का सबसे पहले अवलोकन आवे
नॉलेट नामक वैज्ञानिक ने 1748 ईस्वी में किए। इन्होंने प्रयोग करने के लिए ये देखिए चपटी पेंदी वाला, ये देखिए पेंदी चपटा है और ये परख नली, चपटी पेंदी वाले एक परख नली लिए। चपटी पेंदी वाले परख नली का मतलब थिस्टल फनेल हो गया कि चपटी पेंदी वाले एक परख नली लिए जिसके निचली सतह से देखते हैं एक परत नजर आ रहा होगा, यही है अर्ध परागम्य झिल्ली। क्या है वो हम अलग से बताएंगे, ऐसे फिलहाल यहाँ पर केवल बोल दे रहे हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली का मतलब होता है वैसा परत, वैसा आवरण, वैसा लेयर, वैसा मेम्ब्रेन जिनसे होकर केवल घोलक के अणु, केवल सॉल्वेंट के अणु ही गुजर पाते हैं, जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही आ जा सकते हैं, घुल के नहीं। उन्हें अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। तो चपटी पेंदी वाला एक परख नली लिए जिसके निचली सतह से अर्ध परागम्य झिल्ली लगा हुआ था। अब इस परख नली में चीनी और पानी युक्त जलीय विलयन, देखते हैं ब्लैक और ब्लू दोनों कलर का डॉट डॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो विलयन को सूचित कर रहा, क्योंकि दो अवयव नजर आ रहा, एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का। इसका मतलब ये दो अवयवी घोल है जो चीनी युक्त जलीय विलयन है। तो इसमें चीनी युक्त जलीय विलयन यानी भर करके इसे शुद्ध जल से भरे बीकर में रख दिया। कुछ समय बाद इन्होंने पाए कि जल के जो अणु हैं शुद्ध जल के तरफ से चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने लगते हैं और इस तरीके से ये विलयन का हाइट बढ़ने लगता है। आपको लगता होगा कि ये हाइट कितना दूर तक बढ़ेगा, तब वो हम आपको बताएंगे। हाइट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में, फिलहाल अभी ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर केवल हेडिंग था, लेकिन अभी ऑस्मोसिस को केवल क्लियर कर रहे हैं। तब ऑस्मोटिक प्रेशर में वो हाइट के बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। तो इस तरीके से लेवल अभी जानिए कि लेवल बढ़ रहा है। नॉलेट ने जल के अणुओं का शुद्ध जल के तरफ से चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की इसी प्रक्रिया को परासारण कह रखा है। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। हमने ये कहा नॉलेट ने परासारण का अवलोकन करने के लिए चपटी पेंदी वाले एक परख नली का प्रयोग किए जिनके निचले सतह से अर्ध परागम्य झिल्ली लगे हुए थे। एक ऐसा परत लगा हुआ था जिनसे केवल घोलक के अणु ही गमन कर सकते थे, घुल के नहीं। ठीक, अब इसमें चीनी और पानी युक्त यानी चीनी का जलीय विलयन भर करके इसे शुद्ध जल से भरे बीकर में रख दिया। कुछ समय बाद नॉलेट ने यह पाए कि जो जल के अणु हैं वो शुद्ध जल के तरफ से चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने लगते हैं, है ना। जल के गमन करने की इसी प्रक्रिया को नॉलेट ने परासारण कहा। स्पष्ट है। अब हम आपको डिफिनेशन अलग से कर देते हैं, है ना, तो इसका वैल्यू मैनेज हो जाएगा। जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर एग्जाम में पूछेगा कि परासारण से आप क्या समझते हैं, तो क्या हमें इतना लैंग्वेज करना होगा? नहीं, हाँ, ये तो केवल कॉन्सेप्ट के लिए बताए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे, जैसे वैसे प्रॉब्लम का आप आंसर दे पाएंगे कि परासारण के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, तो आप कहेंगे अबे नॉलेट ने दिया। कब दिया? तो 1748 ईस्वी में दिया। इन्होंने प्रयोग के दौरान कौन से विलयन का प्रयोग किया था? तो चीनी के जलीय विलयन का प्रयोग किया था। तो
कहीं पूछेगा कि नॉलेज ने प्रयोग के दौरान किस प्रकार के परख नली का प्रयोग किए थे, तो आपका आंसर होगा चपटी पेंदी वाले परख नली, है ना। तो इस तरीके से हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है ना। तो इस तरीके से अगर ध्यान रखते हैं तो परेशानी नहीं होगी। केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप कितना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तब वो कंप्लीट जानकारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक का कंप्लीट अध्ययन करते हैं तो आप लगभग क्या सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें सभी ऑब्जेक्टिव आ गए। अब देखिए, अगर आपको ये लग रहा कि परासरण किसे कहते हैं तो उसके लिए अलग से हम आपको डेफिनेशन कर देते हैं, है ना। हालांकि ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अलग से हम आपको परासरण का डेफिनेशन कर दे रहा है कि परासरण किसे कहते हैं। एग्जाम से मतलब होगा तो हम आपको बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण की परिभाषा। बाकी तो ऐसे आप देखें ही डायग्राम से ऐसा लग रहा होगा कि लगता है परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें घोलक के अणु यानी जल के अणु शुद्ध जल के तरफ से घोल के तरफ अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। तो इसमें हम अलग से हम आपको बता देते हैं। ये रहा डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण की परिभाषा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। हम आपको 2-3 डिफिनेशन दे रहे हैं, कोई एक आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, इसका हिंदी हो गया परासरण की परिभाषा। तो एक परिभाषा तो आप डायग्राम से ही स्पष्ट फील कर रहे होंगे, यही ना, कि यानी द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अभी आपने डायग्राम में ये बनाया, डायग्राम से ये देखा कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक यानी जल के अणु शुद्ध घोलक यानी शुद्ध घोल यानी शुद्ध जल के तरफ से चीनी के जलीय घोल के तरफ अर्ध परागम झिल्ली द्वारा गमन किए थे। तो वही इसमें कहेंगे। तो डिफिनेशन में ये रह गया, the process of flow of solvent from pure solvent side to solution side. The process of flow of solvent from pure solvent side to solution side through semi permeable membrane is called osmosis. ये हो गया डिफिनेशन। The process of flow of solvent from pure solvent side to solution side through semi-permeable membrane is called osmosis. इतना लिखना है। जब डिफिनेशन पूछा जाए या ये कहा जाए परासरण किसे कहते हैं तो केवल ये बना यानी ये लैंग्वेज लिखना है। डायग्राम अगर मन हो तो बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं। ऐसा हम तो कहेंगे डायग्राम जो इसके पहले जस्ट था वो बना दीजिए, बेटर रहेगा। नहीं भी बनाएंगे तो नंबर उतना ही रहेगा। डायग्राम के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता है। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, घोलक के अणु का
शुद्ध घोलक के तरफ से घोलक के अणु का शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ घोलक के अणु का शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की पराक्रिया को अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की पराक्रिया को परासरण कहा जाता है, को परासरण कहते हैं या परासरण कहा जाता है। फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। फिर से मिला लीजिए। घोलक के अणु का शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा घोलक के अणु का शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की पराक्रिया को परासरण कहते हैं। गमन करने की पराक्रिया को परासरण कहते हैं। फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। अभी आप डायग्राम में समझे ना कि परासरण की पराक्रिया में घोलक यानी जल के अणु शुद्ध जल यानी बीकर से और चपटी पेंदी वाले फरक नली यानी चीनी के जलीय घोल के तरफ गमन कर रहे थे। तो उसी आधार पर ने यह परिभाषा दिया कि परासरण एक वैसी पराक्रिया है जिनमें घोलक के अणु शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। एक और डेफिनेशन ये रहा था में, कोई भी आपको याद रखना है। हम आपको 2, 3, 4 बता रहे हैं, कोई एक आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस in which solvent molecule moves from less concentrated solution side to more concentrated solution side through semi permeable membrane। यानी इसमें तो हम डायग्राम में बताए कि बीकर में शुद्ध घोलक था और चपटी पेंदी वाले परख नली में चीनी का घोल था। में भी ऐसा भी रह सकता है। अगला सीनियर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर बीकर में भी हम चीनी का जलीय विलयन रख दें और चपटी पेंदी वाले परख नली में भी और चीनी का जलीय विलयन रख दें, तो आप बताइए घोलक के अणु यानी सॉल्वेंट के अणु किस तरफ से किस तरफ की ओर जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको ये पहचानना होगा कि जो कम सांद्रता वाला घोल है यानी कम सॉलिड वाला घोल है, उनके सॉल्वेंट उनसे निकलकर ज़्यादा सॉलिड यानी कहें कि ज़्यादा चीनी की मात्रा वाले घोल के तरफ एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा गमन करेंगे। यानी कि जो इसके पहले आप डायग्राम बनाए थे, अगर बीकर में थोड़ा कम चीनी युक्त जलीय विलयन रखा जाता और चपटी पेंदी वाले परख नली में ज़्यादा चीनी की मात्रा युक्त जलीय विलयन रखा जाता, तो परासरण की पराक्रिया में घोलक यानी जल के अणु कम चीनी की मात्रा वाले घोल के तरफ से अधिक चीनी की मात्रा वाले घोल के तरफ गमन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में यही ना रहता है कि यानी कहेगा इफ टू सॉल्यूशन ए एंड बी यानी इफ टू सॉल्यूशन ए एंड बी belongs to aqueous sugar solution in which in solution A less amount of sugar present while in solution B more amount of sugar present, then you determine that during process of osmosis solvent that is water molecule moves from
ऑप्शन नंबर ए टू बी, नंबर बी बी टू ए, इस टाइप से रहेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, एक परिभाषा यह भी रह सकता है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस in which osmosis is a process in which solvent osmosis is a process in which solvent molecules moves from less concentrated solution side to more concentrated solution side. Solvent molecules moves from less concentrated solution side to more concentrated solution side through semi permeable membrane, यानी इसमें इसका हिंदी ये हो गया, पारासरण एक ऐसी पाराक्रिया है, पारासरण एक ऐसी पाराक्रिया है, पारासरण एक ऐसी पाराक्रिया है जिनमें घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, जिनमें घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। पारासरण एक ऐसी पाराक्रिया है जिनमें घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। यानी मैंने कहा कि पारासरण की पाराक्रिया में घोलक के अणु का गमन कम सांद्रता वाले घोल, आप जानते हैं घोल की सांद्रता का मतलब घोल में मौजूद घुल की मात्रा। यदि किसी घोल में घुल की मात्रा कम है, इसका मतलब ऐसे घोल कम सांद्रता वाले घोल कहे जाएंगे, और यदि किसी घोल में घुल की मात्रा ज्यादा है तब वो ज्यादा सांद्रता वाले घोल कहे जाएंगे। जैसे ऐसे समझिए, जो इसके पहले डायग्राम बनाए थे उसी में करें, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि जो बीकर है उस बीकर में आप यानी चीनी और जल युक्त विलयन भर दीजिए, और क्या करना, बीकर में जो चीनी का जलीय विलयन भरना है उसमें ज्यादा मात्रा में चीनी रखिएगा, ठीक। यानी तेज मात्रा में चीनी मिला के जलीय विलयन बना करके बीकर में रख देना है, बीकर में भर देना है, ठीक। अब उसमें चपटी पेंदी वाले जो आप परखनली प्रयोग किए हैं उसमें भी चीनी का जलीय विलयन ही रखना है, लेकिन उस जलीय विलयन में यानी चपटी पेंदी वाले परखनली में जो चीनी युक्त जलीय विलयन है उसमें चीनी की मात्रा थोड़ा कम रखना है। यानी बीकर में जितना मात्रा में चीनी था उससे कम मात्रा में आपको चीनी रखना है,
चपटी पेंदी वाले परख नली में, और बाकी चपटी पेंदी वाले परख नली के लोअर साइड से उसके सतह से अर्धपरागम झिल्ली तो लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद घोलक यानी जल के अणु कम सांद्रता वाले घोल, यानी कम सांद्रता इस बार कौन हो गया, चपटी पेंदी वाले परख नली का घोल, क्योंकि उसमें चीनी कम न था तो कम सांद्रता वाला घोल हो गया। तो उनसे पानी के अणु निकलेंगे और वो बीकर में भरे हुए जो यानी चीनी युक्त जलीय विलयन है, जिनमें चीनी की मात्रा ज्यादा था, उसकी तरफ गमन करेंगे। यानी आप ये ध्यान रखिए कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करेंगे, या उसमें तो दो कंडीशन था कि एक में शुद्ध घोलक भरा हुआ था और एक में घोल था, और सेकंड डिफिनेशन में क्या, दोनों घोल ही है, बस एक में घुल की मात्रा कम है और दूसरे में घुल की मात्रा ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में घोलक के जो अणु है कम घुल की मात्रा वाले घोल के तरफ से अधिक घुल की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करेंगे। इस तरीके से दो डिफिनेशन हुआ। एक और डिफिनेशन देते हैं, एग्जाम में कोई एक ही ध्यान रखना है ना, लेकिन अगर ये सभी ध्यान रखते हैं तो आपका कंसेप्ट काफी शार्प होगा, कभी परेशानी नहीं होगी। ये जैसे आप कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं और एक डिफिनेशन तो किताब में भी लिखा हो रहता, जब पूरा किताब वाला ही पढ़ाएंगे तो फिर आप मेरे यहाँ पढ़ने के लिए काहे के लिए आएंगे, है किताब से कुछ एडवांस होना चाहिए होगा, है उसमें देखिए 2 नंबरिकल 3 नंबरिकल 4 नंबरिकल देता है, और हम आपको कम से 20 नंबरिकल बताते हैं। आप क्लास में पढ़े भी होंगे, देखते हैं हर एक में 20-20 नंबरिकल बताते हैं। उसी तरीके से उसमें एक डिफिनेशन तो उसमें भी रहता है, लेकिन अगर उससे कुछ एडवांस नहीं रहा है ना, तो फिर क्या फायदा होगा, क्या मालूम कल दिन आने, यानी कहने का मतलब इतना कंसेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो कल दिन आप भी किताब लिखेंगे और हम लोग उसकी मदद से पढ़ाएंगे, उसके प्रॉब्लम बच्चों को बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से बनना है ना कि कल दिन आप भी किताब लिखने लायक हो जाए, है ना। किताब लिखने में कोई मेहनत नहीं रहेगा, बस इसी का फोटो कॉपी करा दीजिएगा, किताब लिखा जाएगा। तो एक और डिफिनेशन हम आपको कर देते हैं अलग से कि परासरण है क्या, है ना। तो परासरण में यानी इस तरीके से इस बार डिफिनेशन करना चाह रहे हैं। इसमें तो सेकंड नंबर में डिफिनेशन दिए क्या कि कम घुल की मात्रा, घुल को टारगेट किए हैं, कम घुल की मात्रा के तरफ से घोलक निकलकर अधिक घुल की मात्रा वाले घोल के तरफ जाते हैं। अब ये घोलक पर फोकस करते हैं, तो उसमें ऐसे कहेंगे ना कि परासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिनमें घोलक के अणु ज्यादा घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। यानी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ follow of solvent from the process of follow of solvent from the process of follow of solvent from more solvent concentration from more solvent concentration solution side. The process of follow of solvent from more solvent concentration solution side to less solvent concentration containing
solution less solvent concentration containing solution side through semi permeable membrane is called osmosis। हो गया। यानी इसमें ये कहा द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मोर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन solution side to less solvent concentration containing solution side through semi permeable membrane is called osmosis। हिंदी हो गया घोलक के अणु का अधिक घोलक की मात्रा वाले घोलक के अणु का अधिक घोलक की मात्रा वाले घोलक के अणु का अधिक घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से अधिक घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की प्रक्रिया को अधिक घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। गमन करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कीजिए। हालांकि ये दोनों एक ही हैं। अरे मैंने इसमें क्या सेकंड डेफिनेशन में कहा था कि कम घुल वाले घोल के तरफ से, तक कम घुल का मतलब ज्यादा घोलक हुआ कि नहीं हुआ ना जी। तो हमने बताया था घोलक के अणु कम घुल की मात्रा वाले घोल के तरफ से अधिक घुल की मात्रा वाले घोल के तरफ जाएंगे। ठीक, तो जब घुल कम इसका मतलब घोलक ज्यादा है, तो घोलक में उल्टा कर दिया कि अधिक घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करेंगे। जैसे ऐसे समझिए कि अगर बीकर में 2 लीटर पानी है ना, जो डायग्राम बना था उसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डायग्राम को सामने रखें। हमने कहा 2 बीकर में 2 लीटर जल है, यानी 2 लीटर चीनी युक्त जलीय विलयन है, जिसमें 500 ग्राम चीनी है और बाकी 1500 ग्राम यानी 1500 मिलीलीटर के करीब करीब पानी है ना। तो बीकर वाले जो 2 लीटर विलयन है उसमें 1500 मिलीलीटर पानी है, बाकी सब चीनी है। और जो चपटी पेंदी वाले परख नली है उसमें उसमें 1200 मिलीलीटर पानी है और बाकी चीनी है। तो इस तो ऐसे विलयन के प्रयोग के दौरान आप ये पाएंगे कि घोलक के अणु जो हैं, यानी अधिक घोलक यानी बीकर जिसमें 1500 मिलीलीटर पानी था, तो उससे पानी यानी घोलक के अणु निकल कर जो चपटी पेंदी वाले परख नली थे जिसमें केवल 1200 मिलीलीटर पानी था, उसकी तरफ गमन करने लगे। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि परासरण की प्रक्रिया में
घोलक के जो अणु हैं अधिक घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ से कम घोलक की मात्रा वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन हुआ। बस एक शॉर्ट हम आपको बता देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि 3 जगह मैंने लिखा, सबसे अपर में भी, मिडिल में भी और लोअर में भी और डायग्राम में भी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम कवर कर दे रहे हैं, बस वो लास्ट टॉपिक होगा। वेरी शॉर्ट है ना, केवल एग्जाम्पल थोड़ा सा है, डेफिनेशन तो केवल 1 या 2 लाइन का होगा। तो अब बता रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या। ऐसे एक बार सुनेंगे तो सब दिन के लिए ध्यान रहेगा। यानी वैसे परत, वैसे लेयर जिनसे केवल घोलक सॉल्वेंट के अणु ही आ जा सकते हैं, सॉलिड के नहीं, उन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी दोज मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ओनली solvent molecule passage and not solid molecule is called semi permeable membrane। तो उसी के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा। एक शॉर्ट टॉपिक है, हालांकि इससे भी एग्जाम से मतलब है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लेकिन रहेगा। तो ये हेडिंग रह गया सेमी, शॉर्ट टॉपिक है, परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज SPM। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध परागम झिल्ली, अर्ध परागम झिल्ली। तो इसमें डिफिनेशन यही एक लाइन का है, दोज membrane through which only solvent, those membrane through which only solvent molecule passage and not solid molecules is called S.P.M। समझ जाएंगे, वही ना शॉर्ट लिखा हुआ है। Those membrane through which only solvent molecule passage and not solid molecules is called semi permeable membrane। ये भी BBI है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लेकिन रहेंगे। यानी those membrane through which only solvent molecules passage and not solid molecules is called SPM। फुल स्टॉप। इसका हिंदी हो गया ओवैसे परत या आवरण, ओवैसे परत या आवरण या झिल्ली, ओवैसे परत या आवरण या झिल्ली जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही, जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही गुजर पाते हैं, जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही गुजर पाते हैं, घुल के नहीं, जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही गुजर पाते हैं, घुल के नहीं, उन्हें अर्धपरागम झिल्ली कहा जाता है। जिनसे होकर केवल घोलक के अणु ही गुजर पाते हैं, घुल के नहीं, उन्हें
अर्धपरागम झिल्ली कहा जाता है। फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। एग्जाम्पल में रहा, देखिएगा एग्जाम्पल है एनिमल ब्लैडर। क्या है, इस बारे में बात करते हैं। एनिमल ब्लैडर पार्चमेंट पेपर, इसका मतलब होता है दैट इज a skin prepared for writing. The parchment paper, cellophane membrane, इसके अलावा यानी सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट्स इत्यादि, यानी एनिमल ब्लैडर। अब एनिमल ब्लैडर के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देगा गोट ब्लैडर। गोट मीन्स बकरे का ब्लैडर, तो कभी देगा पिग ब्लैडर यानी सुअर के ब्लैडर। ब्लैडर मतलब उसमें जो थैली होता है ना, जिसको यानी पचौनी टाइप का नहीं रहता, पाइप टाइप का, पतला पाइप टाइप का, है ना, ढेर सारा घुमावदार संरचना, वही हो गया एनिमल ब्लैडर। तो एनिमल ब्लैडर, अरे जिसको पचौनी, मीट मुर्गा खाए होंगे तो देखते होंगे नहीं, लंबा सा टाइप का पचौनी रहता है, वो एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक ऐसा स्किन है जिसमें अगर घोल भर दिया जाए तो उस मेम्ब्रेन से, उस मांसल पार्ट से केवल घोलक के अणु ही गमन कर पाएंगे, घुल के नहीं। इस तरीके से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। पार्चमेंट पेपर, जिसको आप कह सकते हैं खलड़ी, जो चमड़ी को सुखा करके नहीं मदारी वगैरह वाला रखता है, वो वाला हुआ, तो ये पार्चमेंट पेपर हुआ। सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये तो सेलोफेन मेम्ब्रेन ही है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों की यानी कोशिका झिल्ली जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के उदाहरण है। हिंदी पहले लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हो गया जीव जंतुओं के ब्लैडर, आधा ब्लैडर, कॉमा पार्चमेंट पेपर, हिंदी कॉमन, पार्चमेंट पेपर। अगर नहीं समझ में आया तो पार्चमेंट पेपर अर्थात सूखे हुए खाल, कॉमा सेलोफेन झिल्ली, कॉमा पेड़ पौधों के कोशिका झिल्ली इत्यादि, पेड़ पौधों के कोशिका झिल्ली इत्यादि। बस हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि ऐसे समझिए, जैसे कोई जीव जंतु, जैसे मीट मुर्गा खाते हैं, जैसे मान लिया जाए आप खस्सी, कहीं पर खस्सी पिटाते हुए देखे होंगे, उसके खाल को ला करके घर में बढ़िया से सुखा लीजिए, 2, 4, 5, 10 दिन तक धूप में रख के सुखा लीजिए, बिल्कुल लागत टेढ़ा टाइप का, एकदम कड़ा टाइप का एक चमड़ी बन जाएगा, है ना। अब उस चमड़ी में क्या करना है, उस चमड़ी पर यानी नमक, क्या करना है ना कि नमक, तेज नमक और पानी मिला के एक घोल बना लेना है, और वैसे 1 गिलास घोल को उस चमड़ा पर रख देना है, और उसको ऊपर की ओर उठा लेना है इस तरीके से कि यानी नमक और पानी युक्त विलयन उस खाल पर ही रहे। उसके बाद उसको कुछ समय तक वैसे ही होल्ड रखना है, हाथ से पकड़े रखना है।
आपको समय बाद देखेंगे उससे बूंद बूंद पानी नीचे की ओर टपकने लगता है। उस पानी को आप पी के देखिए, उसमें नमकीन का कोई भी टेस्ट नहीं होगा, है ना। और वो जो पानी होंगे 100% प्योर, जो आप फिल्टर से पानी साफ करके पीते हैं ना, उससे भी प्योर पानी रहेंगे, एकदम 100% प्योर पानी रहेगा। ऐसे भी तो आप देखते हैं कि हर एक फिल्टर के निर्माण में, हालांकि अब तो कुछ अलग भी फिल्टर आया, लेकिन ज़्यादातर फिल्टर के निर्माण में जीव जंतु के खलड़ी का ही प्रयोग किया जाता है पानी के शुद्धिकरण में। इसीलिए ना देखते हैं पूजा पाठ में कहते हैं ना लोग कि चापाकल का पानी नहीं लाना है, क्योंकि उसमें भी जीव जंतु के चमड़ों से बना हुआ बासर का प्रयोग होता है। इसके अलावा फिल्टर में भी जीव जंतु के खलड़ी का प्रयोग होता है। तो कहता है ना कि कुइयां का पानी लाना है ना, तो फिल्टर में भी जानवरों के खलड़ी का ही प्रयोग होता है। अगर आपके भी घर में फिल्टर होगा जिसमें आप कैंडल बराबर चेंज करते होंगे, तो आप कैंडल के साथ देखते हैं एक चमड़ा टाइप का रहता है, उसमें एकदम महीन टाइप का छिद्र रहता है ना, जिसको आपको बदलना पड़ता है कि 1500-2000 लीटर पानी साफ होगा तो इस कैंडल को बदलना होगा। तो वो जो स्किन टाइप का महीन टाइप का लग रहा है, उसको वहाँ से उखड़ जाता आसानी से, उसको चिबा के देखे, मुंह में चबा के देखे, बिल्कुल एकदम चमड़ी टाइप का ही एहसास होगा। तो वही हो गया खलड़ी। तो इस तरीके से जीव जंतु के चमड़ों को सुखा करके जब उस पर नमकीन पानी या मिठास वाला पानी रखते हैं, उसके बाद उससे पानी को नीचे निकलने का इंतजार करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो पानी ना तो मीठा होता है और न ही नमकीन होता, वो तो प्योर वाटर होता है। तो इस तरीके से ये सब मेम्ब्रेन ऐसे मेम्ब्रेन है जो केवल घोलक यानी पानी के अणुओं को ही आने जाने देंगे, घुल के अणुओं को नहीं। एक लाइन यहाँ पे नोट कर दे रहा है, नोट में ये रहा, बस 1 मिनट समय ले रहा है। कहेंगे एबव ऑल SPM इज नेचुरल। उपरोक्त सभी अर्धपरागम झिल्ली प्राकृतिक हैं। उपरोक्त सभी अर्धपरागम झिल्ली प्राकृतिक है, यानी भगवान प्रदत्त हैं। और यहां पर कर देते हैं आर्टिफिशियल SPM इज H। नंबर 1 में हो जाएंगे आर्टिफिशियल SPM इज H। नंबर 1 जिलाटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरिक फेरोसाइनाइड, that is Cu2 FeCN6, Cu2 FeCN6। नंबर 2 हो गया सेलुलोज एसीटेट, यानी कृत्रिम अर्धपरागम झिल्ली हैं। आजकल जो हाई क्वालिटी वाले जो फिल्टर होते हैं, उसमें इसी केमिकल का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और जो लोकल जो फिल्टर होते हैं, जो कि 1000, 2000, 5000 तक मिलते हैं, उसमें निश्चित रूप से जानवरों के खलड़ी वाले कैंडल का ही प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो आप आजकल जो देखते हैं, जो बढ़िया फिल्टर रहता है ना, यानी एक्वागार्ड और क्या चीज़ें आया है, वो सब वगैरह कैंट वगैरह में, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका हिंदी हो गया कृत्रिम अर्धपरागम झिल्ली है। नंबर 1 में क्यूपरिक फेरोसाइनाइड के लसीलापन युक्त अवक्षेप, क्यूपरिक फेरोसाइनाइड, इसका हिंदी हो गया क्यूपरिक फेरोसाइनाइड, अर्थात ये सूत्र हो गया कि लसीलापन अवक्षेप। क्यूपरिक फेरोसाइनाइड अर्थात ये सूत्र हो गया का लसीलापन अवक्षेप।
और ये तो सेलुलोज एसीटेट है, एक कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज एसीटेट जो एक कार्बनिक यौगिक है ना, यानी पॉलीमर टाइप का है, यानी पॉलीमर है ये सेलुलोज एसीटेट है। तो इस तरीके से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, जिनसे होकर केवल घोलक के अनुगमन करेंगे, घुल के नहीं। उन्हें अर्ध परागम झिल्ली कहा जाएगा। बस एक बार आप ऑस्मोसिस बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में हम इसे एक बार पुनः समझा देंगे। बस आज के लिए इतना ही।